हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई कहानी बड़ी दीदी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। जर बाबू ने देख लिया था कि अब जमींदारी का मामला बेढब है, इसलिए फौरन एलोकेसी को विदा कर दिया। यारों की पार्टी भी तितर बितर हो गई। इसके बाद मैनेजर बाबू नए सिरे से चित्त लगाकर जमींदारी का काम देखने भालने लगे। सुरेंद्रनाथ का भी कलकत्ता जाना फिलहाल रुक गया। कलेजे का दर्द इधर कुछ घटने लगा था। कलकत्ता जाने के लिए शांति भी अब पहले की तरह वैसा अधिक उत्साह नहीं दिखलाती। वह यहीं रहकर यथासंभव स्वामी की सेवा का आयोजन करने लगी। एक नामी तजुर्बेकार डॉक्टर को कलकत्ता से बुलाकर शांति ने स्वामी को दिखलाया। सुविज्ञ चिकित्सक ने सब देख सुनकर एक दवा तजवीज़ की। इसके साथ ही विशेष रूप से सावधान रहने का उपदेश देते हुए कहा कि रोगी के कलेजे की हालत बड़ी नाजुक है। ऐसी हालत में शरीर या मन का कोई भी परिश्रम करना ठीक नहीं है। इधर मौका देखकर मैनेजर ने जिस ढंग से जमींदारी का काम देखना शुरू कर दिया था, उसका परिणाम यह हुआ कि इलाके भर में हर ओर हाहाकार मच गया। शांति को बीच बीच में प्रजा का अंतर्नाद सुनाई पड़ता था, लेकिन डॉक्टर की नसीहत का ख्याल करके वह स्वामी से कुछ कहने का साहस न करती थी। कलकत्ता में ब्रजबाबू के परिवार में अब ब्रजबाबू के स्थान पर उसका बेटा शिवचंद्र मालिक है। घर के भीतर का प्रभुत्व माधवी के हाथ से निकलकर नई बहू उसकी भाभी के हाथ में चला गया है। भाई शिवचंद्र आज भी उसी तरह खूब स्नेह आदर का व्यवहार करता है, पर फिर भी न जाने क्यों अब माधवी का मन यहाँ नहीं लगता। यहाँ रहने का जी नहीं चाहता। घर के दास दासी मुनीम गुमाश्ते वगैरह सब इस समय माधवी को बड़ी दीदी कहते हैं, लेकिन ये सब समझते हैं कि संदूक की कुंजी अब दूसरे के आंचल में बंधी रहती है। पर इसका मतलब यह नहीं निकलना चाहिए कि शिवचंद्र की पत्नी माधवी से अवज्ञा या अनादर का व्यवहार करती है। हाँ, वह इस तरह का एक भाव अवश्य दिखाती रहती है, जिससे वे अच्छी तरह समझती रहती है कि अब इस नई आई हुई छोकरी कोई अनुमति और सलाह लिए बिना पहले की तरह अपनी इच्छा के अनुसार कोई काम कर डालना मुझे शोभा नहीं देता। तब पिता का ज़माना था, अब भाई की अमलदारी है। तब और अब में थोड़ा सा अंतर होना ही चाहिए। पहले उसका आदर था, उसकी जिद का ज़माना था, लेकिन अब आदर होने पर भी जिद नहीं चलने पाएगी। पिता के प्यार दुलार से वह उन दिनों स्याह सफ़ेद करने की मालकिन थी, पर अब जैसे अन्य सब आत्मीय कुटुंबी जन हैं, वैसे ही उन्हीं के दल में उसका भी शुमार है। यहाँ पर अगर कोई ग्रंथकार के बारे में यह कहने लगे कि वह शिवचंद्र या उसकी पत्नी को दोष लगाता है, सीधे सीधे न कहकर घुमा फिराकर निंदा कर रहा है, तो वह ग्रंथकार के विषय में भूल करेगा। संसार का जो नियम है, जो रीति नीति आदि से लेकर आज तक चली आ रही है, उसी का उल्लेख मात्र उसका यह ग्रंथ कर रहा है। माधवी के कर्म फूट गए हैं। अपना कहकर जिस पर दावा कर सके ऐसा कोई स्थान उसके लिए नहीं है। मगर इसके औरों को क्या? वे अपनी चीज़ पर दावा करना क्यों छोड़ें? अन्य लोग अपना छोटे से छोटा साधारण से साधारण अधिकार भी क्यों छोड़ने लगे? स्वामी की चीज़ पर पत्नी का ही अधिकार होता है, यह कौन नहीं जानता? क्या केवल शिवचंद्र की पत्नी ही यह बात नहीं जानती? शिवचंद्र तो खैर माधवी का भाई है, लेकिन उसकी पत्नी माधवी की कौन है? वह गैर के लिए अपना अधिकार क्यों छोड़ दे? माधवी यह सब समझ सकती है और समझती भी है। भाव जब बिल्कुल छोटी थी और ब्रज बाबू जीवित थे, तब माधवी की दृष्टि में छोटी बहन प्रमिला और भावज दोनों समान थी। लेकिन अब बात बात में भावज की राय नहीं मिलती। माधवी दिन कहती है तो वह रात कहती है। बचपन से ही तुनक मिजाज है, जरा सी बात उसे लग जाती है। इसी वजह से वह अब खुद को सबसे नीचे के स्थान पर रखना चाहती है। की बात बर्दाश्त करने की ताब उसमें नहीं, इसलिए वह कुछ बोलती ही नहीं। जहाँ माधवी का कुछ जोर नहीं है, वहाँ सिर ऊंचा करके खड़े होने में शर्म के मारे जैसे उसका सिर झुक जाता है। मन को कुछ दुख पहुँचने पर माधवी उसे चुपचाप सह लेती है। शिवचंद्र तक से कुछ नहीं कहती सुनती। माधवी को स्नेह की दुहाई देने का अभ्यास ही नहीं, इसी कारण आत्मीयता या सगेपन के सहारे अपना अधिकार जताना उसे नहीं रुचता। ऐसे अधिकार का विचार भी मन में आने से उसके सारे शरीर और मन से धिक्कार की ध्वनि उठने लगती है। साधारण स्त्रियों की तरह लड़ने झगड़ने के ऊपर माधवी को कितनी घोर घृणा है, यह केवल वही जानती है। एक दिन माधवी ने शिवचंद्र को बुलाकर कहा, दादा, मैं जरा ससुराल जाऊंगी। शिवचंद्र ने विस्मय के साथ कहा, यह क्यों बहन, वहां तो तुम्हारा अपना कोई नहीं है। माधवी ने परलोकगत पूज्यपति की ओर इशारा करते हुए कहा, छोटा भांजा काशी में नंद जी के पास रहता है।
उसे साथ लेकर मैं गोला गांव में अच्छी तरह रह सकूंगी। पवना जिले के गोला गांव मौजे में माधवी की ससुराल थी। शिवचंद्र ने हल्की हंसी हंसकर कहा, यह नहीं हो सकता, वहां तुम्हें बड़ा कष्ट होगा। कष्ट क्यों होगा, वहां का घर तो अभी वैसा ही पड़ा है। 10-5 बीघे जमीन भी अपनी है। एक विधवा का गुजर क्या इतने में नहीं हो सकता? गुजर हो सकने की बात मैं नहीं कहता, रुपए पैसे के लिए तो कुछ चिंता नहीं। मैं यह कहता हूँ कि वहां पर उजाड़ में अकेले रहने में बड़ा कष्ट पाओगी। कुछ भी कष्ट न होगा, माधवी ने धीरे से कहा। शिवचंद्र ने दम भर सोचकर गंभीरता से कहा, मगर तुम से क्यों जाना चाहती हो, मुझे सब खुलकर बताओ। मैं सब झगड़ा अभी मिटा देता हूँ। इससे पहले जान पड़ता है शिवचंद्र ने अपनी पत्नी के मुंह से बहन के खिलाफ कुछ सुना होगा और उसी का ख्याल हो आने से उसने यह बात कही होगी। माधवी का चेहरा यही सोचकर लज्जा के मारे लाल हो उठा। उसने कहा, दादा तुम क्या यह समझती हो कि मैं लड़ झगड़ कर तुम्हारे घर से कहीं जाऊंगी? शिवचंद्र खुद भी शर्मिंदा हुआ। वह चटपट बात टालने के लिए कहने लगा, नहीं नहीं, मैं यह नहीं कहता। मेरा ऐसा ख्याल कभी नहीं हो सकता बहन। मेरे कहने का प्रयोजन इतना ही है कि यह घर तो हमेशा ही तुम्हारा है। फिर तुम क्यों जाना चाहती हो? एक साथ दोनों ही को अपने स्नेहमय पिता का स्मरण हो आया। दोनों की आंखों से आंसू भर आए। आंसू पोंछ कर माधवी ने कहा, मैं क्या सदा के लिए जाती हूँ? फिर आ जाऊंगी। तुम्हारे लड़के का जनेऊ जब होगा तब मुझे ले आना। इस समय मुझे जाने दो। वह अवसर तो कहीं 8-10 वर्ष पहले जाकर आएगा। अगर जीवित रहूंगी तो अवश्य आऊंगी। माधवी किस तरह पिता के घर में रहने को राजी नहीं हुई और जाने की तैयारी करने लगी। उसने नई आई हुई बहू को सारी घर गृहस्थी सौंप दी। सब कुछ समझा बुझा दिया। दास दासियों को पास बुलाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। दिन माधवी के जाने का मुहूर्त था। उस दिन आंखों में आंसू भरे हुए शिवचंद्र बहन के आगे खड़े होकर कहने लगा, माधवी, तेरे दादा ने तो तुझे कभी कुछ नहीं कहा सुना? माधवी ने हंसकर कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो दादा? कैसी बात नहीं, मैं कहता हूँ अगर किसी बुरी घड़ी में किसी दिन मेरे मुंह से अचानक असावधानी में कुछ। नहीं दादा, तुमने कभी कुछ नहीं कहा। सच? हाँ सच। अच्छा तो जाओ। तुम्हें अपने घर जाने के लिए अब मैं मना नहीं करूँगा। जहाँ तुम्हें अच्छा लगे वहीं रहो, मगर हाँ, हमेशा अपनी खैर खबर देती रहना, हमें भूल न जाना। भी पहले काशी गई, वहाँ जाकर भांजे को साथ लिया। वहाँ से उसका हाथ पकड़े गोला गांव में आई। आज 7 वर्ष के बाद उसने फिर दोबारा ससुराल की चौखट पर कदम रखे। यह देखकर तो गोला गांव के चटर्जी महाशय पर जैसे बड़ी भारी विपत्ति का पहाड़ ही फट गया। उनकी और योगेंद्र, माधवी के पति पिता की बड़ी गहरी मित्रता थी। इसी कारण मरते समय योगेंद्र अपनी कई बीघे जमीन उन्हीं को सौंप गया था। योगेंद्र की जिंदगी में भी वही उस जमीन का इंतजाम और देखभाल किया करते थे। योगेंद्र उसकी ओर से बिल्कुल बेखबर रहता था। उसके ससुर माधवी के पिता के पास काफी धन था, इसलिए योगेंद्र को अपने पिता की दी हुई इस मामूली सी जायदाद की कुछ ज्यादा परवाह नहीं थी। इसके बाद योगेंद्र के मर जाने पर चटर्जी महाराज पूर्ण रूप से न्यायानुमोदित अधिकार पाकर निष्कंटक होकर बिना किसी विघ्न बाधा के उस सारी जमीन का मुनाफा अपने ओघ में लाने लगे। लेकिन अब इतने दिनों के बाद योगेंद्र की विधवा माधवी ने आकर नियम और सुश्रृंखला के साथ बंधी हुई उनकी सुख की गृहस्थी तथा मुफ्त की मिल रही जीविका में गड़बड़ मचाने की सूचना दी। कहने की जरूरत नहीं कि सुचतुर चटर्जी महाशय यह कार्य माधवी का अत्यंत अविचार और अत्याचार जान पड़ा। उनकी स्पष्ट समझ में आ गया कि माधवी ने जलापे के मारे जानबूझकर यह उत्पात मचाया है। चटर्जी महाशय ने बहुत ही खींचते हुए माधवी के पास आकर कहा, सुनती हो बहू, तुम्हारी जो 2 बीघी जमीन पड़ी है उस पर 10 साल की लगान की रकम चढ़ गई है। उस पर मैं सूद के कुल मिलाकर 100 रुपये हो गए हैं। ये रुपए ना दिए जाएंगे तो जमीन नीलाम हो जाएगी, समझ गई? माधवी ने अपने भांजे संतोष कुमार से कहलवाया। रुपयों के लिए कुछ चिंता नहीं है। इसके उपरांत उसने लड़के के हाथ 100 रुपये उसी दम चटर्जी के पास भेज दिए। ये रुपए चटर्जी ने अपने ही काम में खर्च कर लिए। माधवी चटर्जी महाशय को इस तरह सहज में छोड़ने वाली औरत नहीं थी। उसने संतोष को भेजकर पूछा, सिर्फ इस 2 बीघे जमीन से ही तो मेरे स्वर्गवासी ससुर का निर्वाह नहीं होता था, अतएव बाकी जो सब जगह जमीन है वह कहाँ और किसके पास है? यह सुनते ही चटर्जी आग बबूला हो गए। वे खुद आकर बोले, वह सारी जमीन बिक गई। कुछ थोड़ी सी साझे में जोती बोई जाती भी है। 8-10 साल से जमींदार का पोत न दिया जाएगा तो जमीन कैसे
अपनी रहेगी? माधवी ने पूछा। क्या जमीन से कुछ भी आमदनी नहीं होती थी? जो पोत के रुपए भी नहीं दिए गए और सचमुच जमीन बिकी गई तो उसे किसने बेचा और किसने खरीदा है? मालूम हो तो उसको फिर लेने के लिए कोशिश की जाए। जमीन की बिक्री और खरीद के सारे कागजात कहाँ हैं? चटर्जी महाशय ने इन प्रश्नों के उत्तर में कुछ कहा अवश्य था, लेकिन माधवी कुछ नहीं समझ सकी। चटर्जी बुदबुदाते हुए अस्पष्ट गोलमाल भाषा में न जाने क्या क्या बक गए। इसके बाद वे सिर पर छाता लगाकर, राम नामी चादरा कमर में लपेटकर, एक कोरी धोती अंगोछे में बांधकर लालता गांव की ओर जमींदार के दफ्तर जाने के लिए उस दिन चल दिए। गांव में हमारे सुरेंद्र बाबू का घर और उनके मैनेजर मथुरा बाबू का दफ्तर है। चटर्जी 8-10 कोस की राह बराबर पैदल चलकर एकदम मथुरा बाबू की शरण में उपस्थित हुए और रोकर कहने लगे, दुहाई है भाई साहब, जान पड़ता है कि अब मुझ गरीब ब्राह्मण को राह राह भीख मांगकर पेट और परिवार का पालन पोषण करना पड़ेगा। इस तरह बहुत लोग आया ही करते हैं। मथुरा बाबू ने ब्राह्मण की ओर मुंह फेर कर कहा, हुआ क्या? कुछ हाल तो कहो भैया, ब्राह्मण की रक्षा करो। अरे कुछ कहोगे भी, हुआ क्या? तब विधु शेखर चटर्जी ने वही माधवी के दिए हुए 100 रुपये कमर से निकाल कर मैनेजर साहब के हाथ में रख दिए। इस तरह दक्षिणा देने के बाद चटर्जी बोले, आप धर्म अवतार ठहरे, आप रक्षा न करेंगे तो मेरा सर्वस्व हाथ से चला जाएगा। सब मामला खुलासा करके समझाओ तो सही। यह है कि गोलागांव के रहने वाले रामतनु सन्याल के पुत्र की विधवा स्त्री इतने दिनों के बाद लौट आई है और सारी जमीन पर अपना दखल जमाना चाहती है। मथुरा बाबू ने हंसकर कहा, वह तुम्हारी सारी जमीन जायदाद पर दखल जमाना चाहती है या तुम उसके सर्वस्व पर हाथ साफ करना चाहते हो? यथार्थ बात क्या है? तब ब्राह्मण ने अपने दोनों हाथों में जनेऊ लपेटकर मैनेजर का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं आज 10 बरस से उस जमीन का लगान देता आ रहा हूँ भैया। जमीन से फायदा उठाते हो तो लगान दोगे ना? दुहाई है आपकी। मैनेजर साहब सब समझ गए। बोले, विधवा को चकमा देकर उसकी जमीन हथियाना चाहते हो ना? चटर्जी चुपचाप उनकी ओर ताकते रहे। कितनी बीघी जमीन है? 25 बीघे। मथुरा बाबू ने जबानी हिसाब लगाकर कहा, कम से कम 3,000 रुपये की जायदाद है। अच्छा, जमींदार को कितनी रकम नजराने में दोगे? आपका जो हुक्म होगा वही दूंगा। 300 रुपये दूंगा। 300 देकर 3,000 हजम करना चाहते हो? यह काम मेरे जरिए नहीं हो सकता। ब्राह्मण ने सूखी आंखों में आंसू भरकर कहा, आप कितने रुपयों के लिए हुक्म देते हैं? 1,000 रुपये दे सकोगे? मथुरा बाबू ने गहरी नजरों से चटर्जी महाशय को घूरते हुए कहा। मैनेजर मथुरा बाबू और विधुशेखर चटर्जी बहुत देर तक एकांत में बातचीत और सलाह करते रहे। नतीजा यह ठहरा कि युगेंद्र नाथ की विधवा माधवी के ऊपर जमींदार की ओर से बाकी वर्ष का लगान और उसका सूद मिलाकर कुल 1,500 रुपये की नालिश हो गई। कुछ समय बाद ही समन जारी हुआ, लेकिन माधवी के पास तक नहीं पहुंचा। उसके बाद एक तरफा डिक्री हो गई और 1.5 महीने के बाद माधवी ने सुना कि वाकी लगान की वसूली के लिए जमींदार की ओर से उनकी ज़मीन और घर बार तक नीलाम पर चढ़ाने की इश्तिहार जारी किया गया है। उसकी सारी जायदाद कुर्क हो गई। यह सुनकर माधवी ने एक पड़ोसन को बुलाकर उससे कहा, बहन, तुम्हारा देश क्या अंधेर नगरी है? ऐसा तो नहीं है। क्यों, क्या हुआ जी? मुझे तो ऐसा ही जान पड़ता है। एक शैतान जालिया धोखा देकर जाल फैलाकर मेरा सर्वस्व हड़प लेना चाहता है और तुम लोग कुछ नहीं देखते सुनते। यह कैसा अंधेर है? पड़ोसिन ने कहा, मगर मैं क्या कर सकती हूँ? हम लोगों को क्या वश है? जमींदार अगर तुम्हारी जमीन ज्यादा नीलाम करा ले तो कोई क्या कर सकता है? हम गरीब दुखिया लोग क्या कर सकते हैं? खैर, यह भी मैंने मान लिया। मैं यह पूछती हूँ, मेरा घर नीलाम पर चढ़ गया और मुझे उसकी खबर तक नहीं दी गई। यह क्या बात हुई? तुम्हारा जमींदार कैसा है? तब पड़ोसिन ने सारी बातें विस्तार के साथ कहना शुरू किया। ऐसा अत्याचारी प्रजा पीड़क जमींदार और ऐसा अंधेर, ऐसा अत्याचार अविचार इस देश में कभी किसी ने नहीं दिखा सुना। उस पड़ोसिन ने और भी न जाने क्या क्या कहा सुना। आज तक लोगों के मुंह से जमींदार के बारे में जो कुछ पड़ोसन ने सुना था, जो कुछ वह जानती थी, सो सब एक एक करके कह डाला। माधवी ने डरते डरते पूछा, अच्छा, अगर जमींदार बाबू से भेंट करके मैं कहूँ सुनूं तो क्या कुछ उपाय हो सकेगा? इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? अपने लिए नहीं बल्कि भांजे के लिए माधवी सब कुछ करने को तैयार थी। पड़ोसिन इस बारे में उसी समय कुछ सलाह न दे सकी, पर जाते समय वह यह वादा कर गई कि कल वह अपनी बहन के लड़के से अच्छी तरह पूछताछ करके आएगी और सारी बात बताएगी। पड़ोसिन की बहन का लड़का 2-3 बार लालता गांव हो आया था। जमींदार के यहाँ की बहुत सी बातें वह जानता था, यहाँ तक कि उस दिन बाग में एलोकेशी के आने रहने और भगाए जाने की खबर तक वह सुनाया था।
मौसी ने जब उससे यह पूछा कि रामतनु बाबू की विधवा पतोहू जमींदार बाबू से भेंट करना चाहती है, सो इस बारे में तेरी क्या राय है, तो उसने यथासंभव मुंह बनाकर गंभीर भाव धारण करके पूछा, उस विधवा की अवस्था क्या है? 20-21 वर्ष होगी। उसने सिर हिलाते हुए कहा। देखने सुनने में कैसी है? बिल्कुल परी जान पड़ती है। इस पर उसने विचित्र ढंग से मुंह बनाकर कहा, हाँ, तो भेंट करने से उसका काम हो जाने की कुछ आशा की जा सकती है, लेकिन सच पूछो तो मेरी राय यह है कि वे आज ही रात को चुपचाप नाव पर चढ़कर अपने पिता के घर खिसक जाएं। इसी में कुशलता है। क्यों? तुम कहती हो ना कि वे देखने में परी जैसी खूबसूरत हैं, तो फिर इससे क्या? इसी से तो पूरा खटका है। परी जैसी रूपवती युवती जमींदार सुरेंद्रनाथ की नज़रों में पड़कर फिर अपने धर्म की रक्षा किसी तरह नहीं कर सकती, समझी? कहता है यह हाल है। उसने हंसकर कहा, हाँ मौसी, यही हाल है, सभी लोग जानते हैं। तब तो उसका जमींदार से मिलना मुनासिब नहीं, किसी भी तरह नहीं। लेकिन ऐसे ही बैठे रहने से बेचारी विधवा का सर्वस्व तो चला जाएगा। खूसट चटर्जी जब इस मामले में मौजूद है, तब जमीन जायदाद बचने की कोई आशा नहीं। गृहस्थ के घर की विधवा क्या धन के साथ धर्म भी गवा देगी? दूसरे दिन पड़ोसी ने आकर माधवी से सारा हाल कह दिया। पड़ोसिन की बात सुनकर माधवी सन्नाटे में आ गई। जमींदार सुरेंद्रनाथ का नाम और उनके यहाँ सुने हुए काम दिन भर उसे भूले नहीं भूले। माधवी सोचने लगी, सुरेंद्रनाथ, यह सुरेंद्रनाथ कौन है? यह नाम तो बहुत ही परिचित है, लेकिन स्वभाव और चरित्र तो उससे बिल्कुल नहीं मिलता। इस नाम को तो वह ना जाने कितने दिनों से मन ही मन याद करती आ रही है। उसको आज पूरे 5 वर्ष हुए। कुछ कुछ भूल चली थी, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद प्रसंगवश फिर याद आ गई। उस दिन माधवी को अच्छी तरह नींद नहीं आई। स्वप्न भी बुरे ही बुरे दिखाई पड़े। माधवी ने वह रात बड़े कष्ट और दुख के साथ काटी। बार बार वे सब पुरानी बातें याद हो आती थीं और बार बार आंखों से आंसू बह चलते थे। बालक संतोष कुमार ने उसके मुंह की ओर देखकर डरते डरते कहा, मामी, मैं माँ के पास जाऊंगा। माधवी खुद भी कई बार यही सोच चुकी थी, क्योंकि यहाँ अन्न जल जब उठ गया तब फिर काशी के सिवा और कहाँ कोई ठिकाना नहीं। उसने संतोष कुमार के लिए ही जमींदार से भेंट करने का इरादा अपने मन में किया था, लेकिन अब यह नहीं होने का। पास पड़ोस के लोग मना कर रहे हैं। इसके अलावा अब वह चाहे जहाँ जाए, एक नई चिंता हो गई है, एक नई आफत आ पड़ी है। वह और कुछ नहीं, उसी के रूप और जवानी की प्रसिद्धि है। वी ने अपने मन में कहा कि मेरे नसीब ही फूटे हैं। रूप आदि का उपद्रव क्या अब तक इस देह में बना ही हुआ है? 7 साल हो गए, इन बातों का उसे ख्याल ही ना था। इधर ध्यान दिलाने वाला भी कोई था ही नहीं। स्वामी के मरने के बाद जब वह अपने पिता के घर से लौट आई थी, तब सभी जनों ने उसे बड़ी दीदी, बिटिया, माई आदि कहना शुरू कर दिया था। इस सम्मान सूचक सात्विक संबंधों ने माधवी के मन की और भी असमय में ही वृद्ध बना दिया था। रूप यौवन कुछ चीज़ नहीं है। जहाँ उसे बड़ी दीदी का काम करना होता था, माता का स्नेह और सयत्न सेवा का सदा व्रत बांटना पड़ता था, वहाँ क्या कभी इस रूप और जवानी का ख्याल मन में आ सकता था? माधवी को पहले ख्याल ना था, अब ख्याल हो आया तो चिंता भी उत्पन्न हो गई, खटका भी पैदा हो गया। खासकर इस जवानी के उल्लेख से लज्जा की मलिन हंसी हंसकर उसने आप ही आप कहा, यहाँ के आदमी अंधे हैं या पशु हैं? पर माधवी ने भूल की। सभी का मन उसी तरह 22 वर्ष की उम्र में ही बूढ़ा नहीं हो जाता। इसके 3 दिन बाद जब जमींदार का सिपाही माधवी के दरवाजे पर आसन जमा कर बैठ गया और ऊंची आवाज में जोर शोर से ग्रामवासियों को जमींदार सुरेंद्रनाथ की ओर से एक नई कीर्ति की सूचना देने लगा, तब माधवी चटपट संतोष का हाथ पकड़कर दासी के पीछे पीछे घर से निकल खड़ी हुई और जाकर नाव पर सवार हो गई। घर के पास ही नदी का घाट था। माधवी ने माझी से कहा, सोमरापुर जाना है। माधवी ने सोचा, जरा छोटी बहन प्रमिला को देखती जाऊं। वोला गांव से 15 कोश के फासले तक पर सोमरापुर में प्रमिला का ब्याह हुआ था। 1 साल से वह ससुराल में है। प्रमिला शायद फिर कलकत्ता जाए, लेकिन क्या पता उस समय माधवी कहाँ होगी। इसी से उसने उसे एक बार देख लेना उचित समझा। सवेरे के समय सूर्योदय के साथ ही मांझियों ने नाव खोल दी। धारा के प्रभाव में नाव बह चली। हवा का रुख उल्टा था। इसी से नाव धीमी चाल से बांसों के जंगल के अंदर होकर कटीले झाड़ झांकड़ बचाकर सेठों के झुरमुट की ठेलती हुई धीरे धीरे बढ़ी जा रही थी। बालक संतोष के आनंद की सीमा नहीं थी। वह नाव में छप्पर के अंदर बैठा हुआ वहीं से हाथ बढ़ाकर आसपास के पेड़ों के पत्ते उत्साह के साथ तोड़ने लगा।
जियो ने कहा, हवा का जोर अगर कम ना होगा तो कल दोपहर तक नाव सोमरापुर तक ना पहुंच पाएगी। आज माधवी ने निर्जल एकादशी का व्रत रखा था, पर संतोष के लिए तो अवश्य कहीं पर नाव लगाकर रसोई बनाना और उसे खिलाना होगा। मांझी ने कहा, दिस्तेपाड़ा के गंज में नाव लगाने से बहुत सुविधा होगा, वहाँ सब सामान मिलता है। दासी ने कहा, यहीं करो भैया, 10-11 बजे तक लड़के को भोजन मिल जाना चाहिए।